सो वेलकम बैक वंस अगेन। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछला जो पॉडकास्ट, जो दो खास मेहमान हमारे साथ जिनसे बातचीत लगातार निरंतर चल रही है, आशुतोष सर और नीलेश सर, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जो रिस्पांस मिला उस पॉडकास्ट का, जिसमें हमने वर्क कल्चर की बात की, ऑफिस कल्चर की बात की, लीडरशिप की बात की, मेंटरशिप की बात की, और उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे आपको और बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न भी भेजे और उनका ये कहना था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम और भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो डिस्कशन, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नई थी, जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जिसका प्रयोग करना शुरू किया और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई। तो आज हमने तय किया कि वही, क्योंकि नीलेश सर भी कह रहे थे कि हमने जो इससे पहले वाली बातचीत की है उसको एक्सटेंड करते हैं, उसका ये एक्सटेंशन मान के चलिए ये पॉडकास्ट एपिसोड। तो आज रिलेशनशिप, सक्सेस, फेलियर, ग्रीफ, हैप्पीनेस, पेरेंटिंग, सब कुछ। और जब मैं कहता हूँ ये सब बातें जब होती हैं तो एक के बाद एक बातें निकलती चली जाती हैं, और बहुत सारी बातों पे और हम आगे चर्चा शुरू करते हैं और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। और पहला सर आपसे, विगत कुछ दिन हमने जो देखे, विगत कुछ महीने हमने देखे, वो दुख और पीड़ा के ज़्यादा रहे, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें वर्क कल्चर में जो हाइजीन, जो हम कहते हैं कि स्वस्थ माहौल एक नहीं था, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जानें दी, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। और ये मुद्दा आपको कहीं ना कहीं, एक तो वो व्यक्ति जो चला जाता है और उसके बाद जो एक ग्रीफ, जो एक पूरा शोक दे के जाता है अपने परिवार में, अपने परिजनों में, अपने दोस्तों में, वो कितना बड़ा होता है। और ये आपको लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है आज के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा, जिन बातों को हमने पिछली बार अपनी बातचीत के दौरान छुआ था, उनके बारे में चर्चा की थी, आज शायद अवसर है उन बातों को आगे बढ़ाने का और उनको दूसरे स्तर पर ले जाने का। अभी जिन घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा सुना, और बड़ी बड़ी मार्मिक घटनाएं थीं। किसी भी जीवन की इति समय से पहले अगर वो समाप्त होता है तो वो दुख और अफसोस का कारण तो होता है, क्योंकि एक जीवन, मनुष्य का एक जीवन कितनी संभावनाओं से भरा है, उसके अंदर क्या क्या हासिल करने की सामर्थ्य है। और अगर समय से पहले उसका अंत हो रहा है, और इस वजह से अंत हो रहा है कि जहाँ वो काम कर रहा है या कर रही है वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पर उसे अप्रत्याशित वेदना या घुटन का अनुभव करना पड़ रहा है, तो ये व्यवस्थापकों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यक्षमता पर और वहाँ की कार्य संस्कृति पर प्रश्न। कार्यशैली कैसी हो या कार्य संस्कृति कैसी हो या परिवेश कैसा हो, इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती। कार्यशैली या कार्य संस्कृति या कार्य परिवेश तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी वहाँ काम कर रहा है वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए खुद स्वयं प्रस्तुत हो। और वो तभी ऐसा कर सकता है जब उसके अंदर मानसिक क्लेश नहीं होगा, जब उसके अंदर की जो मानसिक उथल पुथल है उसे वहाँ का मैनेजमेंट या वहाँ की का जो टीम लीडर है वो अच्छे से समझ कर उसको एड्रेस करे। हम सब मनुष्यों के साथ काम करते हैं। ये मनुष्य हाड़ मास के जीते जागते मनुष्य हैं। वो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एक कर्मचारी हों, लेकिन वो समाज और परिवार में या अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी एक सेल्फ एस्टीम है, उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी संभावनाएं हैं। और अगर उनको अनदेखा करके उन्हें सिर्फ एक मेयर कॉग बना के रखा जाएगा, उनके सेल्फ एस्टीम को क्रश किया जाएगा और उनके जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो वो डिमोरलाइज होंगे, उनके अंदर डिस्ग्रंटलमेंट बढ़ेगा और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विचार पैदा हो सकते हैं जो उन्हें उस एक्सट्रीम स्टेप तक ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
मैनेजमेंट की और टीम लीडर्स की कि वो अपने अंदर जो जिस व्यवस्था में हैं वहाँ की कार्यशैली, कार्य संस्कृति और कार्य परिवेश को स्वस्थ रखें, ऐसा रखें कि सब लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तत्पर रहें। दिलीप सर, इसके पीछे वाली बातचीत जो पिछला एपिसोड था उसमें अनायास शिव आए थे, और शिव इसलिए आए थे कि आपने ही कहा था सर कि गरल तो पीना पड़ेगा और उस गरल को वहीं रोकना भी पड़ेगा कि ताकि वो अंदर ना जाए। आपका वास्ता या आप इन सभी चीज़ों को बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, वर्क कल्चर और हायरार्की जो सिस्टम में होती है, और उस हायरार्की में एक टीम लीडर की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह सही ढंग से न हो पाना एक बड़ी वजह है ये सब जो घटनाएं हो रही हैं उसकी। पहले तो धन्यवाद अमित जी, आपने फिर से वो एक मार्मिक सब्जेक्ट को फिर से चुना जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, और आशुतोष ने जो बोला उसी बात को उसी क्रम में मैं बोलता हूँ कि ये जिम्मेदारी सामूहिक है, ना सिर्फ जो समूह का नेता है जो नेतृत्व कर रहा है उसकी, बल्कि जो साथ में जो सहभागी हैं, जो साथ में कलीग्स काम कर रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम जिस परिवेश में जो हमारे यहाँ जो कार्यालय है, जिस परिवेश में हम काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे हम रेड फ्लैग देख पा रहे हैं, हम किस सहभागी के जो हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं उनमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में, वो सबसे नोट करने पहला वाला वो है जो साथ में काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस भागा दौड़ी में किसी टारगेट को पा लेने के लिए या वन अपमैनशिप में कभी कभी वो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बारीकी बातें हैं रिश्तों की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई हैं और इस तरह की घटना घट रही हैं और सब लोग हतप्रभ उसको देख रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मेरे साथ कल था, मैंने तो इससे कल बात की थी। और बात करने के बाद भी अगर आपको वो पहलू नज़र नहीं आ रहा है नकारात्मकता का, तो मुझे लगता है ये सामूहिक फेलियर है, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संस्था का फेलियर नहीं है। ये एक जो कार्यशैली की बात की आशुतोष ने, जिस तरह की हो रही है अगर ये, तो इसको तो मैं इसका पतन मानूंगा। और अगर एक इंसान जिसका एक हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग अपने अपने स्क्रिप्चर्स में, कि जन्म लेने की जो स्थिति होती है वो कितने सौभाग्यशाली को मिलती है एक मानव जन्म, और उसकी ऐसी हानि हो जाए, क्षति हो जाए, आई थिंक इसकी जिम्मेदारी सब सामूहिक है। इसमें हम लोग कोई बच नहीं सकता, कोई क्या किसी भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में वो कहीं पर भी हो, चाहे वो निम्न स्तर पे हो हायरार्की के लेडर में या बहुत उच्च स्तर पे हो, ये सामूहिक जिम्मेदारी। रिलेशनशिप, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो मुझे लगता है सर कि रिलेशनशिप जब हम कहते हैं ना, रिश्ता, टॉक्सिक रिलेशनशिप शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये विगत कुछ महीनों कुछ सालों का शब्द है। रिलेशनशिप के साथ तो टॉक्सिसिटी आज तक आई ही नहीं। ये वर्ड जो जुड़ना शुरू हुआ उसके बाद इस वर्ड का ट्रेंड हो गया कि मेरा रिलेशनशिप तो बहुत टॉक्सिक चल रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक तो कोई पदार्थ होता है, टॉक्सिक तो कोई चीज़ होती है, रिश्ता टॉक्सिक कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए ये शब्द कुछ महीनों पहले जीवन में पहली बार सुना सर मैंने। ये कैसे बढ़ता जा रहा है सर टॉक्सिक रिलेशनशिप? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। बहुत सारे निबंधों की शुरुआत इससे होती थी। पहली पंक्ति हुआ करती थी निबंध की कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और आपसे ही बात होने के क्रम में एक बार ये बात आई कि क्या हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, या ये निर्भरता घट रही है और हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा संसार है वही पूरा संसार है और संसार वहीं तक सीमित है। जहाँ तक एक दूसरे पर निर्भरता की बात है, जब तक वो निर्भरता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है, तब तक हमें रिश्तों की समझ और रिश्तों की कद्र बेहतर मालूम होती है। जैसे ही हमको लगता है कि हम एक आइलैंड की तरह हैं जो प्रवाह से कटा हुआ है, जो किनारों से कटा हुआ है और अपने आप में संपूर्ण संसार है, वहीं पर हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मकता का जन्म होता है। हमें शायद वो अदृश्य तार और धागे दिखाई नहीं दे रहे हैं आज, या कम दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रिश्तों का जन्म ही इसलिए होता है कि हमें या एक दूसरे को संपूर्ण करें, या जो जिसको आवश्यकता है वो आवश्यकता प्रदान की जाए। घर में, समाज या जहाँ भी कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर भी हम संबंध बनाते हैं। संबंधों के कई स्वरूप हो सकते हैं। संबंध मधुर भी हो सकते हैं, संबंध कटु भी हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटी पहले नहीं थी, लेकिन उसको शायद उतना गुरुत्व तो नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस का भी एहसास था। अब चूंकि हम बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो गए हैं, हमने इन अदृश्य तारों और धागों को देखना और उनके महत्व को समझना कम कर दिया है। इस वजह से मुझे लगता है कि जो रिश्ते की कटुता होती है, जो रिश्ते की नेगेटिविटी होती है, रिश्ते की अपूर्णता होती है, उसका एहसास हमें ज़्यादा होता है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान तो पहुंचाती है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे संवाद कर रहे हैं, जिससे हमारा संपर्क है, जिससे हमारा रिश्ता है। लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचाती है तो उसको जिसके अंदर उस नकारात्मकता का जन्म हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो नकारात्मक, जो भी नकारात्मक भाव है, आप देख लें जितने भी नकारात्मक भाव होते हैं, जिस समय आपको क्रोध आता है, जिस समय आवेश में आप होते हैं, जिस समय आप किसी से घृणा या ईर्ष्या कर रहे होते हैं, जैसे या किस समय किसी के प्रति बुरा विचार व्यक्त करते हैं, तो आपकी आत्मा सिकुड़ती है। और जैसे ही आपकी आत्मा सिकुड़ती है, वो आपके अंदर हर्ष की अनुभूति को कम करेगी। इसलिए अगर आपको अपने अंदर हर्ष की अनुभूति को बढ़ाना है, अगर आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अगर आपको समाज में कुछ सकारात्मक योगदान देना है, तो नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। और टॉक्सिसिटी अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो बहुत सारे रिश्ते अपने आप में न केवल चलते हैं बल्कि अच्छी तरह से निभाए जा सकते हैं। पिछले कुछ समय में सर दो शब्द, इंटरडिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी, जब हम इसकी बात करते हैं तो आजकल सेल्फ डिपेंडेंस, और ख़ासतौर पे सर ने एक बात कही कि जब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भाव आपके मन में ऐसे जागृत हुआ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही सेल्फ इंडिपेंडेंस है और वो जड़ है, उसके बाद आप जो इंडिपेंडेंस, जो आपको कहा जाता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो उसका प्रमुख कारण ये होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। इस भाव ने पिछले कुछ समय में सर कुछ ऐसी चीज़ों को जन्म दिया जो अच्छी नहीं थी, जो समाज के लिए अच्छी नहीं थी, परिवार के लिए अच्छी नहीं थी, रिश्तों के लिए अच्छी नहीं थी। और ख़ास तौर पे ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने एक बहुत बड़ी जगह ली, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी। क्या सोचते हैं आप इस पर? अमित जी, बहुत गहरा प्रश्न है। बिकॉज इसमें क्या है कि जो दुनिया है, मैं समझता हूँ द वर्ल्ड इंटेलिजेंस इज़ नॉट सेल्फिश। वर्ल्ड की भी अपनी इंटेलिजेंस है, यूनिवर्स की भी अपनी इंटेलिजेंस है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी सेल्फिश। हर चीज़ इज़ यूनिफाइड। आपने इंटरडिपेंडेंस की बात करी, मेरा मानना है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ यूनिफाइड। वी आर ऑल कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट। जो घटना घट रही हैं, घटित हो रही हैं, घट चुकी हैं, उसका कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड कनेक्शन है, एक तारतम्य है जो सबको जोड़ता है, एक थ्रेड है जो पहले बुनी जा चुकी है। हम इसमें कई तरीके से इसको सोच सकते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंस पे भी, इंडिपेंडेंस पे भी मैं आऊँगा, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोअर की घटनाएं हैं, हर क्रम में घटना घटती है, जो ऊपर की घटनाएं सब जुड़ी हुई हैं, और हर कनेक्शन का एक ना एक कॉज है और इफेक्ट है। एंड अनदर थिंग विच आई फील इज दैट वी आर देयर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड। जो कुछ हमारे साथ घटना घट रहा है, ये नेचर, एक प्रकृति का स्वभाव है, और प्रकृति डज नो ईविल। नेचर की डिज़ाइन में कोई ईविल डिज़ाइन नहीं है। जैसे डॉक्टर कहता है हमें तकलीफ हुई है, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब समथिंग। नेचर ऑल्सो डजंट प्रिस्क्राइब बट इट ऑर्डर्स। डॉक्टर की जो है रिकवरी ले जाती है, नेचर की हमें डेस्टिनी पे ले जाती है, एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अब उसमें इंटरडिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस, ये हमारे कॉइन किए गए वर्ड हैं। पति पत्नी का रिश्ता हो, समाज में दोस्तों का रिश्ता हो, मुझे लगता है कि हम भले ही उसको कहें इंडिपेंडेंस है, बट दे आर ऑल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक के हाव भाव, दूसरों का व्यवहार हम सबको प्रभावित करता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस की जहाँ तक रही बात है, ये मैं तो इसको पॉजिटिव भी लेता हूँ, और इसको आपने इसको एक अलग तरीके से इसमें एक आपने वैल्यू ऐड किया कि टॉक्सिसिटी को आपने लेते हुए शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि जहाँ पहले पति पत्नी में एक तरह से एक ऑर्डर बन चुका था कि पत्नी घर को संभालेगी और पति बाहर जाके काम करके धन संचय करेंगे और मिलके धनार्जन भी करेंगे और संचय भी करेंगे।
अब ज़माना तो एज सोसाइटी इवॉल्व्स, आपका थिंकिंग भी इवॉल्व होती है। मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर से इज़ द कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी। एक तरीके से मन में ये तो आ गया है कि हमारे अंदर एक अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व निकल के आया है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में ये है कि सोसाइटी हैज़ एक्सेप्टेड बोथ फॉर्म्स ऑफ वर्कमैनशिप। अभी तक ये था कि विमेन वर्कफोर्स वाज नॉट देयर, मेल वर्कफोर्स वाज देयर, बट नाउ आई थिंक दैट सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया है, इकोनॉमी ने भी एक्सेप्ट किया है, और समाज ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं और ये होने चाहिए। जहाँ तक रही बात टॉक्सिसिटी की, मैं आशुतोष की बात से इत्तेफाक करूँगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम रिश्तों को कैसे ले जाते हैं, हमारा आदान और प्रदान रिश्तों में किस तरीके का, व्यवहार में आचरण कैसा है, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंस करता है, बजाय कि कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया या नहीं हो गया। ये अपनी सोच, अपना संस्कार, अपनी समझ का दायरा है। तो मैं इस बात पे पूरी तरह से इत्तेफाक न रखते हुए, मुझे ये लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा आपस में समझ क्या है, हम एक दूसरे को स्कोप कितना देते हैं समझने का, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो पति पत्नी हों, चाहे समाज में कोई भी हो। कोई ऊपर जाता है सफलता का, कोई नीचे रह जाता है, कोई समकक्ष हो जाता है। मुझे लगता है कि एक आपसी समझ और हम उसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं किस बात को। मुझे नहीं लगता, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकेला कारण नहीं बनता है टॉक्सिसिटी का। एक शब्द हम टेक्निकल वर्ड है सर, हार्श लैंडिंग। जब हवाई जहाज़ लैंड करता है और उस वक्त लैंडिंग अच्छी नहीं होती तो उसमें बाद में ये कहा जाता है कि लैंडिंग बहुत हार्श थी। मुझे जो मेरे अंदर अभी भाव आया ये बात करते हुए कि क्या रिश्तों के बीच फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शब्द ने हार्श लैंडिंग की है, ऐसी लैंडिंग की कि समझ में आया कि ये रिश्ता बीच में ऐसे लैंड करके गया। वो बहुत स्विफ्ट लैंडिंग भी हो सकती थी कि आप रिश्तों के बीच में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत आराम से लैंड करती और पता नहीं चलता, सब कुछ वैसे ही चल रहा होता, पर उस हार्श लैंडिंग ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया सर। यहाँ मैं नीलेश की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई बुरी चीज़ है, पहले बल्कि अच्छी चीज़ है और इसके कई सकारात्मक पक्ष हैं। और समाज में जो आधी आबादी आपकी है और जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है घर के संचालन में, परिवार के संचालन में, समाज के संचालन, उनके अंदर अगर आत्मविश्वास है और अगर उनका व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से निखर कर बाहर आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक इसका एक पक्ष है जो मैं देख पा रहा हूँ या जिसकी समीक्षा मैं किसी मायने में कर पाने में समर्थ हूँ, यह है कि पहले बहुत सारे जो रिश्ते थे वो मजबूरी में चला करते थे और इस वजह से चला करते थे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। और आज चूँकि ये विकल्प मौजूद है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है किसी हद तक, तो वो मजबूरी नहीं है। लेकिन रिश्ते मजबूरी से नहीं चला करते, रिश्ते चला करते हैं जब आपकी भावना सच्ची होती है, जब आप उस रिश्ते की गंभीरता को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, आपके व्यक्तित्व में उसका क्या महत्व है, आपके परिवार में उसका क्या महत्व है और आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। अगर इस महत्व को आप समझते हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस पद पर है, कौन कितना कमाता है, मुझसे ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए होते हों जिनके व्यक्तित्व में नकारात्मकता थोड़ी अधिक होती, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, व्यक्तित्व का निर्माण तो आपके हाथों में है। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना सच्चा सोचोगे, उतना आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और रिश्तों की हार्श लैंडिंग ही क्यों? रिश्ते ज़मीन पे भी रहें पूरी मजबूती के साथ और आसमान में उड़ने की भी समर्थ रखें अपनी पूरी ऊंचाई के साथ, पूरी बुलंदी के साथ। आदर्श स्थिति तो ये है कि आँख में हो स्वप्न लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, और कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। जैसा कि बच्चन जी की कविता में कहा, और यही भाव वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में भी दिया कि टाइप ऑफ द वाइज सोर बट नेवर रोम
ट्रू टू द किंडर्ड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। तो मैं तो जो भी युवा पीढ़ी है जो ये देख रही है, ये सुन रही है, मैं तो उनसे इतना आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी समाज में बदलाव होते हैं उनके दो पक्ष होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। अब उसका बुरा पक्ष आप पर हावी ना हो, ये तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। उसका अच्छा पक्ष आपके व्यक्तित्व को, आपके रिश्ते को और निखरने की संभावना दे, प्रेरणा दे, इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो अगर आपका पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण निखार हो रहा है, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बिकॉज देन ही और शी will be a better and a more confident contributor to your own life, to the society that you are living in, to the country that you live in. तो इसलिए तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पार्टनर ने भी उस ऊंचाई को छुआ है, उस बुलंदी को हासिल किया है जिसकी कल्पना आपने अपने लिए की थी। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक सिनर्जी जो है वो किसी भी रिश्ते में उसका होना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी के रिश्ते में तो वो खैर और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके साथ जितनी निकटता के साथ रहते हैं उतना शायद और किसी के साथ नहीं रहते। मित्रों के साथ या ऑफिस में बॉस सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप या पीयर्स की रिलेशनशिप में अगर ये अंडरस्टैंडिंग है और ये पॉजिटिविटी है कि हम एक दूसरे को एनरिच करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को और समृद्ध करें और दूसरे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से बचा जा सकता है और एक हेल्दी और ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सकता है। ये प्रश्न एक्चुअली जो लोग हमारा एपिसोड देख रहे हैं सर, ये उनके प्रश्न थे और उनको लग रहा था ये प्रश्न इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मनोभाव में, उनके अंतर्मन में ये भाव धीरे धीरे घर कर रहा है, उनको लगता है और तभी वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। और तभी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझे मैसेज किए कि आप इस पर भी बात करिए। जैसा आप कहते हैं सर कि लोग जब लिखें तो उस पर ज़रूर चर्चा करें और हम आगे बढ़ें। ग्रीफ एक ऐसा टॉपिक था जिस पर भी हमने कहा कि इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। ये भाव भी पिछले कुछ समय से बड़ा होता गया है, बढ़ा है। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप इसका? दुख क्यों बढ़ा है, वो इसका उत्तर शायद मैंने अपनी पिछली बात में दिया बिना दुख का उल्लेख किए। बात यह है कि जब तक आप अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, अच्छी भावना, बुरी भावना, तब तक उस भावना की जो इंटेंसिटी है, उसकी अभिव्यक्ति और उसकी अनुभूति दोनों कम होगी या दोनों नियंत्रित होगी। अगर आपके जीवन में कोई है जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को बिना ये इस डर के कि वो क्या सोचेगा, ये सुन के, ये जान के, अगर उस भावना को साझा कर सकते हैं, उस अनुभव को साझा कर सकते हैं, तो आपके दुख में, आपके जीवन में दुख कम होगा, आनंद अधिक। अब चूंकि पहले हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने इंटरडिपेंडेंस वाला भाव जो है वो थोड़ा सा उसकी समझ थोड़ी कम हुई है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम ही अपने आप में पूरा संसार है। इस वजह से हमारा दुख हमारा है और हमारा दुख जो एग्जिस्ट भी नहीं करता वो भी हमारा है, क्योंकि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो सिर्फ उस द्वीप पर ही विचरण कर रहा है जिसमें केवल हम हैं। अगर हम अपने आप को दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि उसका सुख भी हमारा है और मेरा दुख भी उसका है। तो उसके सुख की अनुभूति जब आप करेंगे तो और आपके दुख की अनुभूति वो करेगा, तो मुझे लगता है कि आपका दुख केवल आपका दुख नहीं रहता और इस वजह से आप उस अवसाद की स्थिति में शायद नहीं जाएंगे। एकाकीपन अवसाद की पहली सीढ़ी है और एकाकीपन का जो भाव है उसे आप जीवन में ना आने दें तो अच्छा, क्योंकि आप वाकई एकाकी नहीं हैं, आप एक अकेले नहीं हैं। और मैंने इसको पहले भी कहा, जब आप अकेले भी होते हैं तब भी आपके साथ दो लोग होते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर। तो उस अवस्था में भी आपको अपने आप को अकेला मानने का कोई अधिकार नहीं। और मुझे इस बात की कोई वैलिड रीज़न मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो विकास क्रम में हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ
जितना हमारे पास पहले था उससे अधिक है, और हमारे पास संसाधन भी अधिक हैं, हमारे पास विकल्प भी अधिक हैं। तो अगर ये सब है तो दुख क्यों? दुख इसलिए है क्योंकि हमने छोटी छोटी बातों में, रिश्तों में अच्छाई, सच्चाई, खूबसूरती और खुशी देखनी बंद कर दी। तो अगर हम ये देखना फिर से शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुख की कोई वजह है। यहाँ से एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है, एक फ्लोर पे 100 लोग काम करते हैं सर, आपके ऑफिस में मान लीजिए 100 लोग हैं, और उसमें 2 एक ऐसे लोग हैं जिनका अकेलापन आप फील करते हैं। आप भी कई बार अपने अंडर काम करने वाले लोगों से जब बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये कुछ ऑड मैन आउट लोग हैं जिनसे जब बात करता हूँ तो भाव अच्छा नहीं आता, जिनसे बात करता हूँ तो लगता है भरे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन मन में है बहुत कुछ। जब इस तरह का भाव आता है अकेलापन वाला, वो आपको लगता है एक टीम लीडर, हम टीम लीडर चूंकि डिस्कस कर चुके हैं सर, उस अकेलेपन को दूर करने का क्या प्रयास और किस तरीके का प्रयास होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उस टीम लीडर। बिल्कुल ऐसे कई इंस्टेंसेस आते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी टीम में देखिए अलग अलग तरीके के स्वरूप के लोग हैं। कुछ के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ अंतर्मुखी होते हैं। तो हम लोग जब ये कभी देखते हैं कि किसी के अंदर कोई डिप्रेशन है या कोई एकाकीपन फील कर रहा है, नेतृत्व की सही पहचान ये है कि संवाद स्थापित हो और ये भी देखे, जैसे पिछले एपिसोड में आशुतोष ने ही बोला था कि हम सिर्फ कार्य क्षेत्र में बनने के रिश्ते नहीं हैं, उसके पीछे भी उनके कई रिश्ते हैं। मुझे लगता है वो कोई एक हस्तक्षेप नहीं होगा उनके व्यक्तिगत जीवन से अगर हम जो कि इतने समय इतने हम घंटे निकालते हैं एक साथ, कि हम कहीं ना कहीं ऐसा परिवेश बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें वो स्वतः ही ओपन हो जाए। अंतर्मुखी होना कोई गलत बात नहीं है। बातचीत से, संवाद से मुझे लगता है कि ऐसा माहौल अगर वहाँ का समूह का नेता जो है, टीम का जो लीडर है, वो अगर बना पाए तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ उसका हल निकलेगा। और जहाँ दुख और सुख की बात थी, कई लोग दुखी फील करते हैं, कभी कुछ उनके मायने में सफल नहीं हो पाए, कभी उनको लगता है हम असफल हो गए। तो उसमें भी मेरा मानना है कि नेतृत्व को ही देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि वो निढाल हो जा रहा है उस भावना के साथ। कई लोग का इमोशनल लेवल भी कुछ डिफरेंट होता है, हर आदमी का एक ही जैसा इमोशनल लेवल भी नहीं होता है। और ये भी देखिए आप अमित जी कि हम जब आनंद हमारा एक स्वभाव है, हमारा जो स्वतः स्वभाव है वो आनंद का है। जब हम कोई बच्चा पैदा होता है तो आनंद के साथ होता है, और आप देखिए जब वो जाते हैं तो बहुत कम होंगे बुजुर्ग जो वो आनंद के साथ जाते हैं, वो जाते हैं बहुत दुख के साथ जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया इस बीच में? और जो जा पाते हैं उनको वो बुद्धत्व है, उनको बुद्ध का ज्ञान हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया इस अंतराल में, इस व्यवस्था में, कि जो आनंद के साथ हम पैदा हुए और हम क्षोभ के साथ जा रहे हैं इस दुनिया से? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रांति है इस व्यवस्था में, कुछ ना कुछ गलत है, कुछ भ्रम है। शायद समाज में रुग्णता है या हमारे परिवेश में रुग्णता है, जिसका जिम्मेदारी अगर कार्यक्षेत्र है तो नेतृत्व को लेनी पड़ेगी। और सिर्फ एक टारगेट की वेलबींग हमारा उद्देश्य नहीं है। वी डोंट ओनली डील विद नंबर्स, वी डील विद रिसोर्सेज विच इज़ ह्यूमन, जो कि उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो उसके भी हेल्थ कैसी है, ये भी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। क्या एक समय ये आ गया है सर कि हम रिश्तों को ओन करना शुरू करें? कई बार हम रिश्तों को ओन नहीं करते इन औपचारिकताओं की वजह से कि पर्सनल स्पेस है, हम अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से इसलिए ज़्यादा नहीं खुलते, अरे यार मतलब उसकी लाइफ है, लेट हर हैंडल। बट क्या ये जो समय आ गया है अकेलेपन में, वो सोच रहा है कि कोई आके हमसे पूछे, और हम उससे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि उसको लगता है कि कहीं हम उसको इन्वेड तो नहीं कर रहे उसके पर्सनल स्पेस में। और इसके बीच में एक डेडलॉक है सर, इसके बीच में एक ऐसी वैक्यूम की स्थिति है, ना हम आगे बढ़ रहे हैं ना वो आगे बढ़ रहा है, और जो दुख है वो बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात की आपने। और यहाँ पर जो विरोधाभास है या जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका आपने बड़े ही सरल शब्दों में उल्लेख किया, वो अच्छे से समझ में आता है। कई बार अपनी मन की बात आप दूसरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति ये सोचकर
पूछता नहीं है कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर सहजता है या जहाँ पर संबंधों की सहजता है, वहाँ संवाद की भी सहजता होती है। और कभी कभी ये संवाद जो है वर्बल ना होके नॉन वर्बल भी होता है। आप बिना कुछ सुने भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरा व्यक्ति बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। लेकिन अगर खुल कर बात कही जाए और इसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए तो अच्छा है। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने एक वरिष्ठ साथी होने के नाते उसको कितनी स्वतंत्रता दी है। अगर उसके अंदर बहुत संकोच है तो शायद इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन योर लीडरशिप ऑल्सो और ऑन योर पर्सनैलिटी में भी। आप संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप अंतर्मुखी हैं, आपको सिर्फ काम से काम है, आप ज़्यादा बातें नहीं करते, काम से इतर बातें नहीं करते। लेकिन जिस परिवेश में या जिस समय हम लोग रह रहे हैं और जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर लीडरशिप को इस जिम्मेदारी को तो उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो, कम से कम आपको अपनी टीम को पूरी तरह से संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तो है। दूसरी बात जो नीलेश ने की, उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि जो सफलता और असफलता नापने के जो हमारे पैमाने हैं, उनको भी दोबारा देखने की आवश्यकता है।